देखिए क्लास 12 मोललता हमारा नेक्स्ट टॉपिक था मोललता। ठीक है, जिसको हम मोलैलिटी कहते हैं, मोलैलिटी कहेंगे। और इसको जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एम से। ठीक है, अब देखिए मोललता क्या होता है। किसी बिलियन के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, क्या कहलाती है? बिलियन की मोललता कहलाती है। यानी कि कोई भी विलेयन हो, विलेयन क्या होता है वो आप सबको पता हो गया है। उसके प्रति लीटर में जितने विलेय के मोलों की संख्या हो, मोल क्या है ये भी आप लोग को पता हो गया है। ठीक है, तो उसकी जो संख्या है वो क्या कहलाएगी? आपकी मोललता कहलाएगी, जिसको हम इंग्लिश में मोलैलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, अब मान लिया कि ये हमारा कोई कंटेनर है, इसमें आपने कुछ लिया है। ये बिलियन में हमारे जो प्रति लीटर में कितने विलेय की जो है हमारे विलेय के मोलों की जो संख्या है वो हमारी क्या हो गई? मोललता हो गई। अब ये क्या कहेंगे, इसको हम कैसे लिखेंगे? मोललता इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, और अपॉन बिलियन का आयतन। अब आयतन है तो लीटर में विलेय का आयतन। ठीक है, वो भी किसमें? लीटर। अब मोलों की संख्या यहाँ पे कैसे निकालेंगे ये बार बार बताया जा चुका है आपको पहले भी। तो विलेय के मोलों की संख्या है ना, मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे? जो हमारे विलेय का भार होगा, विलेय का भार, और अपन हमारे विलेय का अणु भार। ठीक है, अणु भार। ये हो गया हमारा मोललता। ठीक है, कि प्रति लीटर में जो हमारे विलेय के मोलों की संख्या उपस्थित होती है किसी भी विलेयन में, वो हमारी मोललता एम कहलाती है। और विलेय के मोलों की जो संख्या है वो कैसे निकालते हैं हम? विलेय का जो भार होता है और विलेय का जो अणुभार होता है, कह लीजिए कि इनको रेशियो से या इन दोनों का एक दूसरे से कंपैरिजन करने से फाइंड करते हैं। ये हमारी मोलरता थी। वापस से हम मोलरता था। ठीक है, मोलरता, मोलरिटी, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, वापस से देख लीजिए। और उसके बाद आती है हमारी जो टॉपिक है वो है मोलरता। ठीक है, अब मोलैलिटी हम सीखेंगे। मोलरता में क्या था कि बिलियन के प्रति लीटर में विलेय की मोलों की संख्या थी। अब जब मोलरता आ जाएगी तो हमारे विलायक में 1000 ग्राम यानी कि 1 किलोग्राम जो उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? मोललता कहलाएगी। देखेंगे मोललता। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, मोलैलिटी। अब ये आपको वापस से हमने रिवाइज कराने की सोची थी कि एक बार और आपको क्लियर हो जाए मोलरता। थोड़ी सी वर्ड जो है ना उसे बस आपको ध्यान रखिए, एक में रा है और एक में ला है, बस इतना ध्यान रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इन सब पे न्यूमेरिकल जो भी आपको पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल सब आपको मिलेंगे। ठीक है, मोलरता में क्या हो गया कि इसको हम यहाँ पे ये कैपिटल एम था, ध्यान देंगे। ठीक है, और ये हमारा कैसा है? स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, अब आइए, हमने क्या कहा? मोलरता क्या कहेंगे? किसी विलायक। अब विलायक भी क्या होता है आपको पता है, आपको स्टार्टिंग में ये बात बता जा चुकी है। किसी जो है विलायक के, किसके? विलायक के 1000 ग्राम। अब जब 1000 ग्राम की बात की जाएगी तो आपको समझ जाना चाहिए कि 1 किलोग्राम की बात की जा रही है। ठीक है, इसमें जो हमारे उपस्थित विलेय के मोलों की
विलेय के मोलों की संख्या उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। कितना आपके लिए सफिशिएंट है? आप लिख सकते हैं, अगर चाहें तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस विलयन के लिए उसकी मोललता कहलाती है, जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। जो मोललता का फार्मूला होता है वो होता है हमारे विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपन जो हमारे विलायक का भार होता है। क्या होता है? विलायक का भार, ठीक है, वो भी किसमें? ग्राम में, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1000 सुन के भी लिख सकते हैं। अगर किसी को रिटन चाहिए होगा तो जरूर बोल सकते हैं। मोललता किसी विलायक के 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम में जो हमारे विलेय की मोलों की संख्या होती है वो उस विलयन की क्या कहलाती है? मोललता कहलाती है। और विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या अपन विलायक का भार मल्टीप्लाई 1000, इस तरह से हम मोललता जान सकते हैं, ठीक है। इस पे आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे, न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़े बहुत और कॉन्सेप्ट आप जान लें, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं मोल प्रभाज। मोल प्रभाज, ठीक है, मोल फ्रैक्शन या मोल अंश भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, मोल प्रभाज, इस तरह से हम कहते हैं। ये क्या होता है? देखिए, मान लिया कोई विलयन है, उसमें जो किसी भी पदार्थ का जो मोल और कुल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है, यानी कि विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल, ठीक है, एवं कुल मोलों की संख्या का अनुपात, ठीक है, अनुपात को उस पदार्थ का मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। अब देखिए एक बात, इसको कई तरीके से आप कह सकते हैं। कोई विलयन है, मान लिया हमने विलयन कैसे बनाया कि इसमें हमने जो है विलेय और विलायक में जो है ये विलायक है और इसमें हमने कोई विलेय मिला दिया, तो ये कितना मिलाया है, वो जो कोई पदार्थ है उसका जो मोल है और जितनी कुल मोल की संख्या है उसका जो अनुपात होगा उस पदार्थ का क्या कहलाएगा? हमारा मोल प्रभाज कहलाएगा, ठीक है। अब विलयन क्या होता है सबको पता है, बताया ना कि ये हमारा क्या था? विलायक था, जिसमें आपने विलेय को घोला है, यानी जो घुलने वाला होता है वो क्या है? विलेय है, और जो घोलने वाला है वो क्या? विलायक है। मिल करके क्या बना? ये विलयन बन गया। तो इस विलयन में जो पदार्थ का जो मोल है वो और जितने मोल की संख्या टोटल है उन दोनों का जो अनुपात होता है वो क्या कहलाता है? मोल प्रभाज कहलाता है, ठीक है। अब विलेय का जो मोल प्रभाज है, विलेय का जो मोल प्रभाज है उसे हम कैसे लिखेंगे? विलेय का मोल प्रभाज, ठीक है। ये क्या होता है? विलेय का के जो मोल है, यानी जिसको आप m से लिखते हो, n से लिखते हो, है ना। और जो विलयन के जो मोल है, ठीक है, कुल मोल, तो यानी कि n, अब पहले जो आपने इसमें घोला था विलायक में वो विलेय की संख्या, और जब घोल दिया जो मिला
वो जो हुआ टोटल हो गया, यानी कि अगर वो n था तो टोटल क्या हो गया कैपिटल N, यानी n प्लस हमारा कैपिटल N। ठीक है, दोनों को आपने ऐड कर दिया तो ये विलयन का मोल हो गया। भाई विलयन कब बना? जब आपने विलायक में विलय को घोला। ठीक है, ये हो गया हमारा मोल प्रभाज, बिल्कुल शॉर्ट में, थोड़े में। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं और भी इसका डिटेल भी जान सकते हैं। देखते हैं आगे कुछ और भी चीजें, इसके साथ साथ कुछ वर्ड और भी जानिए आप। नेक्स्ट है आपका समपराशरी विलयन। अब विलयन पढ़ा आपने, विलयन का प्रकार पढ़ा, मोल प्रभाज भी पढ़ा, तो समपराशरी विलयन क्या होता है? समपराशरी, सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब क्या होता है? सम का मतलब होता है बराबर। ठीक है, बराबर होता है। तो समपराशरी विलयन क्या होता है कि ऐसे विलयन जिसके समान ताप पर परासरण दाब समान हो। ठीक है, वो हमारे समपराशरी विलयन कहलाते हैं। ठीक है, यानी कि वे विलयन जिनके समान ताप पर परासरण दाब समान होते हैं। ठीक है, ये समपराशरी विलयन कहलाते हैं। समपराशरी विलयनों की जो मोलर सांद्रताएं होती हैं वो समान होती हैं। सांद्रता क्या होती है? हमने कहा कि उसकी मात्रा होती है। और विलयन की मोलर की सांद्रताएं मतलब मोलर की उसकी मात्रा भी समान होती है। तो ये कितनी होती है? सांद्रता से C से लिखा जाता है ना? तो C1 = C2। जब समपराशरी की बात की जा रही है यानी कि ये बराबर है। हो गया समपराशरी। अब बात आती है कि परासरण क्या होता है। पराशरी तो आप जानिए, परासरण क्या होता है? परासरण भी जानिए। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन बनते हैं। परासरण क्या होता है? जैसे मान लिया विलायक है, विलायक कब बना? जब आपने उसमें विलयन और विलयन बनाया तो क्या बना था? क्या क्या मिलाया था? ये विलेय है और ये क्या है? विलायक है, विलायक है। इन दोनों को जब मिलाया तो क्या बना था? विलयन। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? इस विलायक की बात कर रहे हैं, यानी जिसमें हम किसी भी पदार्थ को घोल रहे हैं। ठीक है, तो विलायक के जो अणुओं का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जाना। अर्धपारगम्य झिल्ली का मतलब हो गया जिससे कि जो पूरी तरीके से पारगम्य नहीं है, जाने आने का रास्ता पूरी तरीके से नहीं है, उससे होकर के जाता है, यानी कि कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर और स्वतः चला जाए। जैसे मान लिया कि आपने कोई क्या बनाया? विलयन बनाया। ठीक है, अब विलयन बनाया है तो आपने इसमें कुछ घोला है। ये आपका विलायक था और ये आपका क्या था? विलेय था। जब पूरा मिल गया तो इस कंटेनर में क्या तैयार हो गया था? विलयन। जो विलायक था यानी विलायक जिसमें आपने इस विलेय को घोला है, वो उनके अणु कहाँ जा रहे हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर के जा रहे हैं। और किधर से जा रहे हैं? कम से ज्यादा की ओर। दो तरीका होता है, कम से ज्यादा की ओर जाना और ज्यादा से कम की ओर जाना। तो कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, यानी कि इधर कम है और इधर जा रहे हैं कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं। यानी इधर कम गाढ़ा था, इधर ज्यादा गाढ़ा हो गया क्योंकि विलयन हमारा बन चुका था। ठीक है, और ये विलायक है तो विलायक के अणु जा रहे हैं अर्धपारगम्य झिल्ली से। तो कम परासरण से कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर जब जाते हैं और स्वतः जो है प्रवाह करते हैं तो इसको हम कहते हैं परासरण, जिसको आप ऑस्मोसिस भी कहते हैं। इसका जो व्यंजक होता है जिससे आप इसको दिखाएंगे वो क्या होता है? देखते हैं। परासरण दाब का व्यंजक कैसे लिखेंगे इसे देखते हैं। पहले पाई और V
इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। और इस तरह से पाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा सी आर टी। क्यों? क्योंकि जो एन बाई वी होता है वो किसके बराबर होता है? सी के बराबर होता है। सी क्या है? हमारा सांद्रता। एन सबको पता है कि मोलों की संख्या है और वी हमारा आयतन है। किसके बराबर हो गया वो? सांद्रता के बराबर। अब देखिए पाई और वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम आर टी। ये कब कैसे हो गया? क्योंकि एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम। एन इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई एम, इसलिए हम n की जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दो तरीके से हम परासरण दाब के व्यंजक को इस तरीके से हम व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। अब परासरण हो गया तो प्रति परासरण भी जान लीजिए, ठीक है, कि क्या होता है प्रति परासरण या परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का जैसे हमने नाम लिया तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है उस अर्धपारगम्य झिल्ली का। परासरण की क्रिया के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। अर्धपारगम छोटी छोटी चीजें हैं जिसको आपको इसको समझने के लिए जरूर जानना चाहिए। हमने आपसे बार बार ये बात बोली कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से जा रहा है, तो ऐसा क्या इंपॉर्टेंस है इसमें? देखिए जो अर्धपारगम्य झिल्ली में से केवल विलायक के अणु आ जा सकते हैं, लेकिन विलेय के अणुओं का विसरण नहीं हो सकता, ठीक है। विलेय के अणुओं का विसरण नहीं हो सकता। केवल जो है कौन जा सकते हैं इससे? विलायक के अणु ही आर पार जा सकते हैं, क्योंकि विलायक, अब विलायक में विलायक ने किसको घोला? विलेय को घोला था, तभी तो विलयन बना था, ठीक है। ये बात हो गई। उसके बाद दूसरी बात, मान लिया हमने विलेय को किसी विलायक में घोला, ठीक, ये अर्धपारगम्य झिल्ली की बात हो गई। अब मान लिया हमने विलेय को किसी विलायक में घोल लिया, तो उसका जो वाष्प दाब है वो कम क्यों हो जाता है? क्यों कम हो जाता है? जैसे मान लिया हमने घोला, ये विलायक है, ये विलायक है, ये भरा हुआ है और इसमें जो है हमने अवाष्पशील पदार्थ को घोल दिया, तो क्या हुआ? विलयन यानी कि जब ये घुल गया तो विलयन के पृष्ठ पर जो विलायक के अणुओं की संख्या है ना वो कम हो जाएगी, क्योंकि जो विलेय थे उसमें क्या हो गए? घुल गए, तो इनके अणुओं की संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, जिससे जो विलयन का वाष्प दाब है वो कम हो जाता है और इसी वाष्प दाब को हम अवनमन भी कहते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको अवनमन भी ज्ञात हो गया और विलायक में घोलने पर वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है इस बात की भी पुष्टि हो जाती है। वापस से सुन लेंगे कि किसी भी अवाष्पशील विलेय को किसी विलायक में अगर घोला जाता है तो इसका वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है? इसलिए कम हो जाता है कि विलायक में जब हम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को घोलते हैं तो विलयन के पृष्ठ पर जो विलायक के अणुओं की संख्या होती है वो कम हो जाती है, इसीलिए विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है और इसी को हम वाष्प दाब में अवनमन भी कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी, ठीक है। अवनमन का मतलब हो गया कमी, ये बात हो गई। इस तरह से अब परासरण जान गए आप, परासरण की झिल्ली में परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली का इंपॉर्टेंस जान गए और आपसे यह भी पूछा गया कि जब घोला जाता है तो वाष्प दाब कम क्यों हो जाता है। अब हम पूछते हैं घोलने पे क्वथनांक क्यों बढ़ जाता है, ये भी इस बात की भी पुष्टि करिए। जब वाष्प दाब कम हो गया, ठीक है, तो क्वथनांक क्यों बढ़ गया? तो देखिए जब इसमें हम घोलते हैं तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है, ठीक है, वाष्प दाब कम हो जाता है, इसलिए विलयन का क्वथनांक बढ़ जाता है। वाष्प दाब कम हो गया तो हमारा क्वथनांक क्या हो गया? बढ़ जाता है, ठीक है। ये हो गया हमारा छोटा सा इंपॉर्टेंस जो आप परासरण दाब में पढ़ लिए। अब एक बात और, परासरण दाब हो गया, अब इसमें हम एक छोटा सा पार्ट सीखते हैं कि क्या होता है। क्वेश्चन है हमारा 0.0
सोडियम क्लोराइड। ठीक है, विलयन में से किसका परासरण दाब, अभी अभी पढ़ा है, परासरण दाब अधिक होगा और क्यों होगा? कारण बताना है, छोटा सा क्वेश्चन है। ग्लूकोज है और NaCl है, इसमें से किसका परासरण दाब आपका अधिक होगा और क्यों होगा? देखिए, परासरण दाब जो है एक अणुसंख्य गुण है, ठीक है, जो कि विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होता है। क्या होता है? पहली बात तो परासरण दाब एक असंख्य गुण कह लीजिए, ठीक है, जो विलयन में उपस्थित अणुओं की संख्या के समानुपाती होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए NaCl है तो ये कैसे ब्रेक हो जाता है, इस तरह से, ये बात सबको मालूम होगी। ठीक है, इसमें कितने, 2 आयन है, 2 है ना। ग्लूकोज देखिए, इसमें कोई आयन है क्या? आयन नहीं है, इसलिए जो 0.1 m का जो हमारा NaCl है, इस विलयन का परासरण दाब अधिक होगा। अब आपको ये ज्ञात हो रहा होगा कि जो जितना ही आयन की संख्या अधिक होगी तो उसका परासरण दाब भी अधिक होगा, और जिसमें आयनन ही नहीं होगा, आयन के हमारे 2 आयन ही नहीं रहेंगे, वो क्या हो जाएगा, उसकी परासरण दाब कम होगा। अब आते हैं यहीं पे, जान लीजिए प्रति परासरण क्या होता है। प्रति परासरण का मतलब क्या होता है? इसको कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ठीक है, इसका उपयोग कहाँ करते हैं? सबको पता है, सबके घरों में RO लगा हुआ है। ठीक है, RO उसका फॉर्म क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस। देखिए, यदि विलयन में परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, किससे? परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए, तो जो विलायक के अणु होंगे हमारे, प्रति परासरण है ये, प्रति परासरण विलयन में अगर परासरण दाब से अधिक दाब लगा दिया जाए तो जो विलायक के अणु होंगे अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता की ओर जाने लगेंगे, यानी गति करने लगेंगे। ये जो प्रक्रिया हुई वो क्या हो गई? विपरीत हो गई। अब परासरण था तो उल्टा करना, तो क्या होगा? यानी उधर क्या जा रहे थे? कम से अधिक की ओर जा रहे थे। यहाँ कैसे जाएंगे? अधिक से कम की ओर, यानी जितना परासरण दाब था उससे अधिक अगर लगा दिया जाए तो वो कैसे जाने लगेंगे? कम वाले से कम वाले विलयन की ओर गति करने लगे, यानी अधिक वाला कम की ओर जाने लगेगा। तो ये विपरीत हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिपरासरण कहते हैं, और इसका उपयोग घरेलू पेयजल के शोधन में किया जाता है, जिसको आप RO, जो सभी के घरों में आजकल लगा हुआ है, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम। ठीक है, RO रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, और S लगा होता है तो क्या हो जाएगा? ऑस्मोसिस सिस्टम। ठीक है, ये हो गया हमारा छोटा सा पार्ट जो आपकी परासरण। और अब देखिए, हमने मोलरता और क्या सीखा? मोल प्रभाव। तो थोड़ा सा उसके ऊपर 1-2 पॉइंट देख लेते हैं कि कैसे होता है। हमारे पास विलयन की मोलरता की गणना करनी है। ठीक है, विलयन की मोलरता, ठीक है, मोलरता की गणना करनी है। जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला,
ठीक है, घुला है। अब देखिए मोललता, ठीक है, मोललता तो क्या हो जाएगा, देखिए, ठीक है, हमको जो है 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, तो हमें मोललता ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है, W मल्टीप्लाई 1000 और M मल्टीप्लाई W, और ये किस में होगा, ग्राम में। ये W हमारा जो है कैपिटल में है, आपको पहले ही बताया, और ये W हमारा जो है स्मॉल में है, ठीक है, क्योंकि एक भार है, दूसरा अणु भार है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए इक्वल टू, अब पहली तो हमें क्या पता है, जो गिवन में है, जो दिया है वो क्या है, ये भी लिख लीजिए, गिवन में क्या है, W इक्वल टू हमारा है 20 ग्राम, देखिए, और विलायक और विलेय आपको समझ में आ ही गया होगा, कैसे हमने पहचानने के लिए बताया था आपको, W इक्वल टू 20 ग्राम, और NaOH का क्या निकालेंगे हम, अणु भार निकाल लेंगे, है ना, अणु भार, तभी तो हम कैपिटल W निकालेंगे, अणु भार यम पहले निकालिए, इसका अणु भार निकालिए, कैसे निकालेंगे, देखिए M इक्वल टू हमारे पास है 40, ठीक है, और M इक्वल टू हमारे पास 40, और W इक्वल टू हमारा है 440 ग्राम, ठीक, तो रख लेते हैं, कैसे हो जाएगा 40 हमारा, देखिए NaOH है, तो NaOH में ये हमारा हो गया 23, ये हो गया 1 और 16, और ये हो गया हमारा 1, कितना हो गया 40 ग्राम, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा गया है, हमने डायरेक्टली आपको लिख दिया, अणु भार निकालना हो तो आप यहाँ पे ऐसे मेंशन कर सकते हैं, ऐसे 23 और प्लस 16 और प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 40 निकाल लिया, ये आपने रख दिया 40, और W हमारा हो गया 440, जो कि हमें दिया गया है। मोललता निकाल लेते हैं, मोललता इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 1000, और नीचे हो गया 40 मल्टीप्लाई 440, ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जो मैथमेटिक्स वाले होंगे उनके लिए तो आसान है सॉल्व करना, बाकियों के लिए भी आसान है, ऐसा नहीं है। 100 हो गया, 2 मल्टीप्लाई 44 हो गया, ठीक है, डिवाइड कर लीजिए, 5 जा, और ये 50/44 हो गया, 25, और ये 2, ठीक है, अब आप इसे डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन करेंगे, तो 1 पॉइंट समथिंग 136 है ना, मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि आपको इसमें 1000 लिया गया है, जो वो 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम के हिसाब से दिया गया है। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन जान लें कि हम मोललता और भी कैसे निकाल सकते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, 100 ग्राम विलायक में विलेय 1/10, ठीक है, मोल घुला हुआ है, घुला हुआ है, विलेय की मोललता ज्ञात करनी है, मोललता ज्ञात करनी है, क्या करेंगे, ठीक है, तो हमें पता है, छोटा सा क्वेश्चन है, सबको पता हो क्या हो सकता है, मोललता इक्वल टू मोलों की संख्या, मोलों की संख्या अपॉन विलायक का द्रव्यमान, किलोग्राम में, ठीक है, तो मोलों की संख्या हो गई हमारे 0.1, हुई कि नहीं, 10 से डिवाइड कर दीजिए, इतने ही तो है मोल, इतना मोल तो घुला हुआ है, इतना 1/10 मोल घुला हुआ है, तो 0.1 हो गया, और ये कितना हो गया हमारे 100 ग्राम में घुला हुआ है, तो इसे किलोग्राम में बदल दीजिए, क्योंकि हमारा जो विलायक का द्रव्यमान होगा किसमें होगा, किलोग्राम में, डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, ऐसा दिख जाएगा आपको, ठीक है, और ये जब आप कर देंगे, नीचे कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैथमेटिक्स वालों को पता होगा, डायरेक्ट कर लेंगे,
ठीक है, 1000 का मल्टीप्लाई करिए तो ऊपर भी 1000 का कर लीजिए। कितना आ गया आपका, एक जीरो कम हो जाएगा, इसमें से ऊपर आ जाएगा 100, और इसमें कितना आ जाएगा, इसमें से भी 3 जीरो कम हो जाएगा, है ना। 3 डिजिट पे हमारा डेसिमल लग जाएगा। कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लीजिएगा। 3 है, 3 ये लिख दीजिए और 3 ये भी लिख दीजिए, 3 डिजिट पे लगा दीजिए, लगा दीजिए। ठीक है, ये 100 ये कट करके कितने आ जाएंगे, 1 मोल आ जाएंगे। करके देख लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी मोललता आ गई। इसी तरह से अगर आपसे मोल प्रभाज पूछा जाए तो क्या करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 72 ग्राम जल है और 92 ग्राम एथिल अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। मोल प्रभाज तो कैसे निकालेंगे, देखिए, जल के मोल n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 72/18। क्यों है ये सबको मालूम है। ठीक है, 72 हमारे पास दिया गया है और ये कितना निकल जाएगा, जल का आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 2 + 16, ये हो जाएगा हमारा 18। ठीक है, आ गया ये हमारा 4। और इसी तरह से एथिल अल्कोहल का देख लीजिए तो C2H5OH होता है, निकाल लीजिए कितना हो गया, n इक्वल टू कितना हो गया इसका, 92 है, और इसका निकल जाएगा हमारा, इसी तरह से H2O की तरह से निकाल लेंगे, 46 आ जाएगा, और इक्वल टू हमारा आ गया 2। अब जल के मोल प्रभाज आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जल का मोल प्रभाज निकाल लीजिए तो कैसे निकालेंगे, n/n + n, अभी आपने देखा था ये फार्मूला, इस्तेमाल कर लीजिए। 4 हमारा आ जाएगा कितना, 6, और डिवाइड कर देंगे तो 0.666 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम C2H5OH का भी निकाल लें, उसका मोल प्रभाज तो क्या आ जाएगा, कैपिटल N, इसका हमने कैपिटल N लिखा था, थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता कि, और ये हो गया हमारा N, ये कितना हो जाएगा, 2/6 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 0.333। ठीक है, इस तरह से हमारा मोल प्रभाज जो है फाइंड हो गया।